Hello students, let's start our English topic and the name of the topic is tense. As you all know, tense is the most important topic for all इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सबके अंदर इंग्लिश कंपलसरी होती है और टेंसेस से टॉपिक ज़रूर आता ही आता है। और स्कूल्स में भी 4th 5th क्लास से टेंस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बेसिक नॉलेज लेना चाहता है टेंसेस की, या फिर जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 4th 5th क्लास से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड्स, तो किसी के लिए भी बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल है। ये कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। तो देखिए लेट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। टेंस, टेंस का मीनिंग क्या होता है? टेंस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है काल। टेंस का हिंदी जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है काल। काल मीन्स होता है समय। काल मीन्स समय। तो टेंस क्या है? टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। जैसे हमने कोई भी काम किया, कोई भी हम लोग जब काम करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि वह राम खाना खा रहा है, राम स्कूल गया, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल नहीं गया, राम सो रहा है ना। किसी भी टाइप की हम कोई भी बात करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक्शन होता है। एक्शन मतलब कोई भी काम हो रहा होता है, तो उस काम को होने का जो टाइम है, जो समय है, वो हमें बताता है कि काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम हुआ था, काम होता है। अगर कोई हैबिट है, कोई रूटीन में कोई काम डेली होता है तो उसके लिए वो क्या हो जाती है, वो एक हैबिट बन जाती है। तो वो ये, और इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं उनके अंदर क्या रहता है कि हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की वर्ब्स का यूज़ करते हैं। वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो वर्ब जो है वो हमें ये बताती है कि कोई भी एक्शन है, कोई भी जो काम किया गया है उस वह कौन से समय पर किया गया है, किस टाइम पर ये काम किया गया है। कि जैसे काल है, काल 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में हम सबने पढ़ा है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, हम अभी क्या है, हम वर्तमान काल में रह रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हम जी रहे हैं। तो प्रेजेंट में रहकर हम कहाँ की बात करते हैं? या तो हम पास्ट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर की बात हम बहुत कम करते हैं, पास्ट की बात ज़्यादा करते हैं। और पास्ट की बातों में ही जो पास्ट टेंस होता है उसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि उसको, उसके अंदर वर्बों को किस टाइप से यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले जब छोटी क्लासेस तक हम पढ़ते हैं तो सिर्फ टेंस की डेफिनेशन इतनी रहती है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो काम है वो कब डन किया गया था, चाहे वो काम हो रहा है, कंटिन्यूअस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लीट हो चुका है, तो ये, लेकिन ये इनकम्प्लीट है यहाँ तक। इसके साथ हम ये भी ऐड करेंगे कि स्टेट एज वेल एज द एक्शन और स्टेट, कि टाइम जो है, समय जो है, वर्ब जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? वो हमें किसी भी काम को करने की स्थिति के बारे में भी बताती है, स्टेट के बारे में भी बताती है। जैसे हमने बोला कि राम पढ़ रहा है, तो किस किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, कि वो अभी कंटिन्यूअस में है, पढ़ रहा है। इस तरह से तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एज वेल एज द एक्शन और स्टेट, कि टेंस जो है, काल जो है, हमें वो किसी भी काम को होने का समय और उसके साथ साथ उस काम के होने की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो उसकी स्टेट है काम की, उसको भी हमें बताता है। उसे हम कहते हैं टेंस। आई होप इज इट क्लियर। नेक्स्ट है टेंस। टेंस के पार्ट कितने होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, 3 टाइप का टेंस होता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते आए हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो इसके आगे 4 फर्दर टाइप्स होती हैं, 4 फर्दर पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सिंपल को हम इनडेफिनेट भी कह देते हैं, सिंपल को इनडेफिनेट भी कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। देखिए कई बार ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है सेंटेंस देकर कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, टेंस पूछ लिया जाता है। हो सकता है वहां पर कंटिन्यूअस ना हो, लेकिन कंटिन्यूअस की जो कंडीशंस है वो शो कर रहा हो आपको, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या वाजवर जो भी है, तो आप इम्परफेक्ट देख के भी आप उसको राइट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कंडीशन होती है, इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है परफेक्ट, नेक्स्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट
सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज पास्ट के हो जाएंगे, पास्ट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, तीनों के जो हैं वो 4-4 सेम पार्ट रहते हैं, 4-4 फर्दर आगे सब डिविजन है इनकी, तो ये टोटल हो जाते हैं, तीनों को मिलाकर टोटल 12 पार्ट्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका प्रेजेंट का, तो आपको समझ ही है, पता ही है सबको कि प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है। जो भी हमारा काम, जो भी हमारा जो वर्क किया जा रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो हमारा प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान के समय में हो रहा है, उसी को ही हम प्रेजेंट टेंस कंसिडर करते हैं। भूतकाल, भूतकाल मतलब जो हमारा समय जो है वो बीत चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है, पास हो चुका है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस का। और जो समय हमारा आने वाला है, जिसके लिए हम कोई प्लानिंग्स करते हैं, या कोई हमारे घर गेस्ट आने वाला है, या हम लोग खुद कहीं बाहर जाने वाले हैं इन फ्यूचर, आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस की वर्ब्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम इनके फर्दर पार्ट्स विद रूल्स देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर इन डेफिनेशन जो वर्ड है वो इसी से ही बना है, डेफिनेशन की स्पेलिंग आई थी, और एक के अंदर स्पेलिंग एरर्स के अंदर आया था कंटिन्यूअस की स्पेलिंग। तो एक बार स्पेलिंग को भी आप अच्छे से देख लीजिए, स्पेलिंग में क्या रहता है, इसमें थोड़ा सा मतलब लर्न करने वाली है। इनडेफिनेट, इन का तो इन हो गया INDEFIN, इनडेफिनेट बोलने में होता है ना, तो इसको NATE कर देते हैं। बहुत से बच्चे की मैंने भी स्पेलिंग्स देखी हैं, NATE कभी नहीं होता है इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट NINDEFINITE ये याद रखना है। और डेफिनेशन लिखेंगे तो DEFINITI, तीनों के साथ आई आएगा। फिर से देखिए DEFINITION, डेफिनेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस की CONTINUOUS, ये वाला जो यू है ना, ये बीच वाला, ये मिस कर देते हैं बच्चे, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है उनका। आप अच्छी तरह से स्पेलिंग्स, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा, स्पेलिंग एरर में भी बन सकता है ये। CONTINUOUS, बस ये वाला यू मिस नहीं करना है, बाकी सारा ठीक लिखते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट है, हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हम देखेंगे, इट यूजेस वर्ब इज MR, इज MR का यूज किया जाता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इट डिस्क्राइब्स वंस आइडेंटिटी और क्वालिटी इन द प्रेजेंट, कि किसी की भी कोई आइडेंटिटी है या कोई क्वालिटी है या कोई भी एक्शन जो हो रहा है, जो कोई भी वर्क हो रहा है, उसको किस समय में शो करता है, प्रेजेंट टाइम में शो करता है, कि प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में क्या है इसका। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जैसे इसको हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो देखिए, और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट या एम नॉट ऑब्लिक है ये आर नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये और तरह का जो टेंस का सेंटेंस बताऊंगी वो आगे भी है उसी में। इज कब लगता है, ही शी इट के साथ लगता है इज लगता है जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर DOER, डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर मतलब डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, कि को जो भी इस काम को, जो भी इस एक्शन को करने वाला है, उसी को ही हम सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारा ही सिंगुलर है, सिंगुलर में ही शी इट, या फिर किसी का नेम है, या फिर सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे बॉय गर्ल, ठीक है, फादर मदर, इस तरह से बॉयज आ जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, गर्ल्स प्लूरल हो गया है ना, इस तरह से। अगर इस ये तो हमें क्लियर हो जाता है, लेकिन प्रोनाउंस के अंदर होते हैं ही शी इट, जो होते हैं वो हमारे
सिंगुलर होते हैं और इनके साथ लगता है हमेशा इज। एम जो लगता है वो हमेशा आई के साथ लगता है और किसी के साथ एम लगता ही नहीं है। आर लगता है और वही बात कि प्लूरल के साथ लगता है, और यू वी और दे, यू वी और दे के साथ लगता है आर, और दूसरा जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमारा लग जाता है आर। आई एम अ टीचर, एम लग गया। शी इज नॉट माई आंट, आर यू इन दिल्ली। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे, इज एम आर का यूज हो जाएगा। अंडर दिस सेंटेंस वी कंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हमने क्या इसमें देखा है, क्या कंक्लूड किया है कि आई कम, रेगुलर एक्शन, जो रूटीन वर्क होते हैं, जो रूटीन के काम होते हैं, रूटीन के एक्शंस होते हैं, उनमें रहता है रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन में आई कम हेयर डेली, ठीक है, आई गो टू स्कूल डेली। इररेगुलर एक्शन, इररेगुलर है जैसे कोई बहुत रेयर ऐसे एक्शंस होते हैं, जैसे अर्थक्वेक कम्स इन जापान। हैबिट क्या है, ही स्मोक्स, किसी की स्मोकिंग की हैबिट है, किसी की वॉक करने की हैबिट है, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, है ना, ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य जो है वो हमेशा ईस्ट जो डायरेक्शन है वहीं से ही उदय होता है। नेक्स्ट है, इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं और जो कोई गेम जैसे क्रिकेट वगैरह तो सब देखते ही हैं, तो इसके अंदर जो कमेंट्री होती है वो कौन से टेंस के अंदर होती है, वो होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। एग्जाम्पल है, पीएम साइंस डील, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस। तो इस तरह से आप देखेंगे गोज अक्रॉस, स्ट्राइक्स या साइंस, ये किसकी कौन सी वर्ब्स हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और कौन सा टेंस बनता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के जो प्लान्ड एक्शंस होते हैं उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, अब ये प्लान्ड है क्योंकि उनकी फ्लाइट्स बुक होंगी, सब कुछ प्लान्ड होगा, होटल्स बुक होंगे, कहाँ कहाँ उनको स्टे करना है, यहाँ से कैसे जाना है, किस टाइम जाना है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक वो जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम कौन सी टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स का यूज करेंगे। तो पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस वी अवॉइड यूजिंग आर्टिकल एंड हेल्पिंग वर्ब्स, कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं उसके अंदर आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो मेन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बनता है उसको देखिए, ध्यान से समझ लीजिए ये चीज, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल में इसमें आई को हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं कि आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल है जैसे बॉयज है, गर्ल्स है ना, स्टूडेंट्स है, टीचर्स हो गया, ऐसा लग जाता है तो प्लूरल बन जाते हैं। तो वो इस टाइप का अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है तो हमारी नेगेटिव कैसे बनेगा, तो हमारा पॉजिटिव तो सिंपल बन ही गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगेगी। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो लग जाएगा डू नॉट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर नोट यूज करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू का। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट भी कह देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ आ गया। और इसका प्लूरल हो गया, प्लूरल का हमारा सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉर्मेशन कैसे बनेगी। अब इसी का अगर हमें क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, डू को आगे ले आएंगे हम, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर नोट वाला है तो ये बन जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर हमारा पहले ऊपर जो हमने ये रूल जो किया है ये किसका किया है, इफ द सब्जेक्ट इज
प्लूरल और अगर हमारा सब्जेक्ट हो सिंगुलर तब हमने उसको कैसे यूज करना है, देखिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस या ई एस। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट नेम और सिंगुलर, नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, एक वचन है, या फिर ही शी इट है दिया हुआ, या किसी का नेम है पर्टिकुलर, कोई भी नेम हो, राम श्याम गीता सीता लक्ष्मी मोनिका, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी नेम हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें लगता है प्लस ऐड करके एस या ई एस। अब अगर इसी का ही हम नेगेटिव बनाएंगे तो एस या ई एस जो है ये किसके साथ लग जाएगा, डू के साथ, जो हमने ऊपर लगाया था ना डू, इसी डू के साथ ई एस लग जाएगा, डज नॉट बन जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म फिर अकेली रह जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये बन जाएगा। इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज जो है हेल्पिंग वर्ब वो हमारी पहले आ जाएगी, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नोट वाला है तो नोट इधर ही रह जाएगा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं दिए हुए, कैसे होएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कैसे करेक्ट करना है इसको देखिए। वट ही नोज अबाउट यू, वट ही नोज, अभी क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस है, वट लगाकर क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है ये। वट डज ही नाउ, वट डज ही नाउ अबाउट यू, डज लग जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और डू डज जो है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा व्हाट डज ही नो अबाउट यू। नेक्स्ट है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये ठीक हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफर the cases related to riots to some other states don't affect the merit of the case. Change do into does as the main subject is appeal. तो यहां पर हम देखते हैं क्या है कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस की हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे करेंगे देखो। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू रेज अ क्वेश्चन, हैंस इंटेरोगेटिव फ्रॉम शुड बी यूज्ड आफ्टर व्हाट, इसलिए इंटेरोगेटिव को किसके बाद यूज करेंगे, व्हाट के बाद होएगा। इन द सेकंड सेंटेंस व्हाट इज जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, ये सेकंड सेंटेंस है ना, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो यहां पर जो व्हाट का काम कर रहा है, यहां पर क्वेश्चनिंग सेंस है इसलिए ऐसे आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बट सेकंड सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में यूज नहीं किया गया है व्हाट को, यहां पर जो व्हाट है वो दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और ये भी एक नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही काम करेगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस जो है इसकी एक्सप्लेनेशन, अ वर्ब शुड ऑलवेज एग्री विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वी ऑफन रिलेट द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दैट इज रॉन्ग, कि जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मेन सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और वी ऑफन रिलेट के, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कि जो वर्ब से रिलेट द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट से रिलेट कर लेते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाता है। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट जो है वो है हमारा क्वालिटी, अगर एप्पल्स को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाता और वो हमारा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वही बात कही गई है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट, हम नियरेस्ट वाले को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका राइट यही बनेगा, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड नॉट आर गुड। ओके, हम इज किसका यूज कर रहे हैं, इज का यूज किसके लिए कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस मतलब वर्क इज इन प्रोग्रेस, वर्क इज इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में है काम जो भी हो रहा है अभी, इसको हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। एक बार ना एक एग्जाम के अंदर इम्परफेक्ट दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये सेंटेंस कौन सी टाइप के टेंस का है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाइम है उसका वो एग्जैक्ट शो नहीं हो रहा है, कि काम जो है वो अभी भी प्रोसेस में है, मतलब परफेक्टली कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहा जा सकता है। एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि अगर टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब जब भी कोई बात की जा रही है, जब उस एक्शन के बारे में बात हो रही है, उस समय उस मोमेंट पर जो काम है वो चल रहा है, उसी के अंदर ही कौन सा टेंस पाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात प्रेजेंट की है, जैसे राम सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, माँ खाना बना रही है, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है। हिंदी में इसकी पहचान रहती है कि वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं या रहे हैं, रही है, ठीक है। इस तरह से उसकी पहचान रहती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट आजकल क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आती है, इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको उसमें भी पता होना चाहिए, तभी आप अपने माइंड में रख के उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस को। तो देखिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, अब क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं इस समय। Sometimes some events are going on even at the time of speaking, but we can't see them. They too come in present continuous tense. जैसे कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं तब उस समय हो रहे होते हैं, बट उन्हें हम देख नहीं रहे होते। वो भी किसके अंदर ही आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो हम देख नहीं रहे उसको, बट जैसे जैसे डेटा जो है वो इंक्रीज होता है, हमें कुछ कुछ टाइम के बाद पता चलता है, तो ऑब्वियस बात है कि वो जो है पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है। तो ये जो एक्शंस हैं ये हम लोग देख नहीं रहे हैं, बट डे बाय डे कंटिन्यूसली ये चीजें हो रही हैं, इसलिए ये भी किसके अंदर ही कंसिडर होते हैं, इस टाइप के टेंसेस। टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं ये सेंटेंसेस। For officially planned action of near future, present continuous tense is used. Officially मतलब अगर ऑफिशियल पर्पज से किसी ने कोई नियर फ्यूचर में कहीं जाना है, कोई प्लान्ड है एक्शन, तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। द पीएम लीव्स भी ठीक है, द पीएम विल लीव भी ठीक है, द पीएम इज लिविंग फॉर जापान टू नाइट, ठीक है। फॉर अनऑफिशियल प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर डोंट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी प्लान्ड एक्शन है बट वो अनऑफिशियल है, ध्यान रखिएगा, अनऑफिशियली प्लान्ड है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते हैं। आई एम गोइंग टू मुंबई राइट नाउ या आई एम गोइंग टू मुंबई टमोरो। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका, नोट वाला वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इज एम आर का हम लोग देख लेते हैं। इज एम आर का यूज हम कब करते हैं, इज का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है देन हम इज का यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर में मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या रहता है सिंगुलर में, ही शी इट, नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी रहता है। सिंगुलर में बार बार बता रही हूँ, बॉय है, गर्ल है, ठीक है, इस तरह से। और एम का यूज हमें पता ही है, एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है, एम का यूज किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। एंड आर का यूज होता है, आर का यूज तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, प्लूरल रहता है। यू, दे, वी यू दे और प्लस प्लूरल सब्जेक्ट्स रहते हैं। प्लूरल में जैसे वही बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। तो देखिए, एम नोट हैज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इन क्वेश्चन टैग आर नॉट इज यूज। अब क्वेश्चन टैग का भी एक टॉपिक है, क्वेश्चन टैग के अंदर हम लोग एम नोट का यूज नहीं करते हैं, आर नोट का यूज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल है आई एम फाइन, अगर इसी का क्वेश्चन टैग लगाना हो तो वो बन जाएगा आर नॉट आई। यूज ऑफ इज एम आर, मैंने आपको अभी बता ही दिया कि इज का यूज करते हैं हम लोग ही शी इट, नेम ऑफ एनी पर्सन और एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का यूज होता है आई के साथ, आर का यूज करते हैं यू वी दे एंड ऑल के साथ भी, एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं हमारे। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या है। एग्जाम्पल इज माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन अ स्कूल। ये देखिए माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक, तो ये क्या है, ये उनका जॉब है, ये उनका प्रोफेशन है, ये उनका डेली का रूटीन है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये यूज नहीं होगा, इज एम आर का यूज नहीं होगा। क्या होगा, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, कि काम करते हैं मतलब रूटीन में, डेली अप एंड डाउन उनका चलता रहता है, डेली वो बैंक जा रहे हैं, डेली वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उनका रूटीन वर्क है ये, यहाँ पर आएगा वर्क्स। एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल। देखिए जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था तो उसमें यह था कि मेन, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस का भी जो स्टार्टिंग एज से सीख रहे हैं ना बच्चे, बिल्कुल स्टार्टिंग से 5th 6th क्लास से, वो भी देख सकते हैं। तो उनके लिए क्या रहता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, एस कब लगता है, ई एस कब लगता है। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आता रहेगा मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। जैसे यहाँ पर है स्टडी, हमारी मेन वर्ब क्या है, स्टडी है, और स्टडी के लास्ट में क्या है, वाई, वाई गिवन है। तो जब हम एस या एस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई रिमूव हो जाएगा, वाई के प्लेस पर हम प्लेस कर देंगे आई, और लास्ट में लग जाएगा ई एस, आई ई एस लग जाएगा। स्टडीज में देखिए STUDIES, इस तरह से हम लोग मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इफ द स्टेटमेंट डील्स विद अ रूटीन एक्शन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रूटीन एक्शन की अगर बात की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट इफ द एक्शन इज जस्ट अ टेम्परेरी रूटीन एक्शन देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज। अच्छा, इसकी जो पहचान रहती है वो ये रहती है, जैसे नाउ अ डेज हो गया, ठीक है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, क्योंकि आप लोग को क्या है, फिल करना आएगा, ये फिल करना आएगा तो थोड़ा सा अगर ऐसे क्लूज आ जाते हैं हमारे माइंड में तो हम उसको याद रखते हैं, एट द मोमेंट। और दूसरा रहता है जैसे लुक, हम कोई ऐसा मतलब एक्सक्लामेटरी टाइप यूज करते हैं, लुक, लुक मतलब देखो या देखिए। इसका मतलब क्या है कि जब ये आगे की बात बोली जा रही थी उस समय ये एक्शन जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, उस मोमेंट पर वो एक्शन हो रहा है। लुक, देखिए द चाइल्ड इज स्लीपिंग, या लुक द इट इज रेनिंग, लुक द बेबी इज क्राइंग, लुक द बेबी इज प्लेइंग विद द बॉल। इस तरह से क्या हो जाएगा कि जब इस इंडिकेट किया जा रहा है किसी को बुलाकर किसी बात के लिए, उस मोमेंट पर वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, उस एक्शन को किया जा रहा है, उस काम को किया जा रहा है। तो ये एक वर्ड है, एक सेंटेंस की टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस। एक्चुअल में क्या है, जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स हमेशा 99% फॉलो होते हैं, कभी भी 100% रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। 1% जो रहता है वो आप अपनी सेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस का यूज करके ही हम क्या करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, टेंस की जो मेन वर्ब होगी उसकी सही फॉर्म का यूज करके। तो 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, और थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, अब देखिए इसके नाम से क्लियर है, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो भी काम है वो परफेक्ट हो चुका है, इट मीन्स काम कंप्लीट हो जाता है, तभी प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट टेंस में हुआ है, वर्तमान में काम कंप्लीट हुआ है, तो यहां पर यूज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम किसका यूज करते हैं कि जो हमारा एक्शन रिसेंटली मतलब अभी अभी हमारा जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली। इन द एक्शन इज, इफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट
and note the time of action and the time of action is not given, then we use present perfect tense. जैसे we have progressed a lot, क्या कहता है कि अगर कोई एक्शन है, एक्शन की इंपॉर्टेंस जो है वो टाइम से ज़्यादा है, कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम से, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, वी हैव रीच्ड द मून. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमने प्रोग्रेस की है वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंस्टेड ऑफ टाइम ऑफ एक्शन. तो यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाती हैं ये चीज़ें कि अगर वी हैव रीच्ड द मून, तो ये जो बात है ये बताना हमारे टाइम को जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. नाउ विल सी कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसका जो फॉर्मेशन रहता है वो क्या रहता है. देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. हैज हैव का यूज कब करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड है ये. हैज का यूज करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एंड हैव का यूज करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही शी इट और नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स. एंड प्लूरल कौन से रहते हैं, प्लूरल आई वी यू दे ऑल, आई वी यू दे ऑल एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स. क्लियर. तो देखिए इसका नेगेटिव बनेगा, हैज का हैज नॉट हो जाएगा. जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब रहती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हैज नॉट एंड हैव नॉट. सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड सेम एज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चनिंग सेंटेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से भी पहले, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये याद रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यूज ऑफ हैज हैव आई टोल्ड यू. सी विद हैज लगता है किसके साथ, ही शी इट नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट. हैव का यूज करते हैं आई वी यू दे ऑल एंड प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट में वही सेम है, बॉय गर्ल टीचर स्टूडेंट, एंड प्लूरल में हो जाएगा बॉयज गर्ल्स टीचर्स स्टूडेंट्स. चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से. सिंस सी द डिफरेंस, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, वी हैव रीच्ड द मून. साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th century. 19th सेंचुरी में हो चाहे वो 18th सेंचुरी में हो, लेकिन उनका यूज तो हम अभी भी कर रहे हैं ना. तो वो जो न्यू इन्वेंशन है, वो जो एक बार ऐड हो जाती है इन्वेंशंस के अंदर, तो वो हमेशा के लिए हो जाती है. तो यहाँ पर ये लिखना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, टाइम से ज़्यादा ये एक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम को मेंशन नहीं करेंगे. यहाँ पर टाइम से ज़्यादा हमारे एक्शन की वैल्यू है, एक्शन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये टाइम मेंशन करना यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा. यहाँ पर इतना इनफ है यहाँ तक कि साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस, वी हैव रीच्ड द मून. तो ये टाइम देना यहाँ पर ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. नेक्स्ट इज इफ पास्ट टाइम इज गिवन यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इस चीज का ध्यान रखना है. अगर आपको डेट, मतलब अगर एक सेंटेंस गिवन है उसके साथ डेट भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है, तब हम उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. क्लियर. कि अगर पास्ट टाइम गिवन हो जाता है तो हम वहां पर यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. द करेक्ट सेंटेंसेस विल बी Science gave us many life-saving drugs in the 19th century. यहाँ पर अगर आप टाइम मेंशन करेंगे तो टाइम के साथ हमारी जो वर्ब है उसका गेम चेंज हो जाएगा. वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, पास्ट इंडेफिनिट की आ जाएगी, वर्ब हो जाएगी सेकेंड फॉर्म. ठीक है. वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008. यहाँ पर क्या होगा, अगर टेंस के साथ, अगर हमारे एक्शन के साथ हमारा एक्शन का टाइम भी गिवन है पास्ट टाइम, देन हम यूज करेंगे हमारी पास्ट फॉर्म का, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, नॉट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ लेना है. नेक्स्ट इज इन अ सेंटेंस एनी फॉर्म ऑफ हैव
can be followed by had. Here had will be the main verb. This is because in perfect tense such combinations are used. आजकल इस टाइप के सेंटेंस आते हैं. सीरियसली क्या है इसमें कि अगर आपकी जो मेन वर्ब है, अगर यहाँ पर मेन वर्ब है हमारी हैज़ या हैव, तो उसकी जब हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसका जब हम परफेक्ट में यूज करेंगे तो उसकी जो वर्ब चेंज हो जाएगी वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड में चेंज हो जाएगी. और हैव जो है ये कौन सा हैव है, ये हैव है एज अ हेल्पिंग वर्ब. हैज हैव प्लस V3 जो लगाते हैं, V3 यहां पर कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब की जो पास्ट फॉर्म हो जाएगी वो लग जाएगी. तो यहां पर हो जाएगा ही आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हेयर, ये. और दूसरा है ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट. ठीक है, यहाँ पर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हैज काम कर रही है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो हैड है ये यहाँ पर मेन वर्ब का यूज है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है. अब इसके ये देख लीजिए कौन कौन से रहते हैं मेन. इसके क्लूज थोड़े से, यूजुअली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार आर यूज इन परफेक्ट टेंस. इनका यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस के अंदर. येट इज जनरली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस. इसका जो येट होता है, येट का जो सेंस है वो अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं. देखिए कैसे यूज करेंगे. ही हैज नॉट रीच्ड होम येट. ठीक है, येट मतलब वह अभी तक घर नहीं आया है. ही हैज नॉट रीच्ड होम येट, वह अभी तक भी घर नहीं पहुंचा है. ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, उसने अभी तक भी यह काम कंप्लीट नहीं किया था. ठीक है, ये जो है हैज नॉट यहां पर है कि हमारी प्रेजेंट की सेंस है, और जहां पर हैड आ गया यहां पर कौन सी सेंस हो गई, हमारी पास्ट टाइम की सेंस हो जाती है. इफ सिंस इज फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंस इज प्रेसिडेड बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया. ये कहते हैं कि अगर सिंस का यूज, सिंस के बाद अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का अगर हमें सेंटेंस दिया जाता है, सिंस के बाद, टाइम नहीं, सिंस और फॉर के बाद टाइम की बात नहीं हो रही है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है. पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर कोई सेंटेंस ऐड किया गया है, देन हमारा क्या होगा, सिंस से पहले का जो सेंटेंस होगा उसके अंदर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा. तो देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया. नेक्स्ट इज इन सच सेंटेंसेस द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एनी मॉडल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस शी लास्ट सा हिम. सिंस लगा दिया, सिंस के बाद हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब V2 लगाकर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर है. तो यहां पर हमारा क्या है, मॉडल दिया गया है. मॉडल का यूज किस में होगा, मॉडल का यूज होगा परफेक्ट फॉर्म में, मतलब कोई भी मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. If since is used as the beginning of a sentence, the formation of the sentence will be as follows. Since he joined the army, he has not taken any leave. अगर since का यूज सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो जाता है, बिगिनिंग में हो जाता है, तो हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो इस तरह से बनेगा कि सिंस ही जॉइंड द, मतलब एक पार्ट में लगेगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन कम्स अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मतलब क्या है कि काम जो है वो कुछ समय पहले ही स्टार्ट हो गया था, जो एक्शन है वो कुछ समय पहले ही स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी वह एक्शन, वही काम जो है वो चल रहा है. इसमें पहचान रहती है सिंस और फॉर लगा रहता है प्लस टाइम होता है. सिंस फॉर के साथ टाइम भी गिवन होता है, और हिंदी में इसकी पहचान रहती है जैसे इतने समय से रह रहा है, समय से
रहा है, समय से, रही है, रहे हैं, इस तरह से पहचान हो जाती है सेंटेंस की हिंदी में। तो एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5, मतलब मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग देखते हैं हम कैसे होती है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, बीन लगता है इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगाकर टाइम दिया जाता है। सब्जेक्ट की सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है, नेगेटिव में क्या बनेगा, हैज नॉट, हैव नॉट हो जाएगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा। और क्वेश्चनिंग में क्या हो जाता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो हमारी सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस लगाकर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर। तो यहां पर क्या है, सिंस लगाकर टाइम दिया गया है, इसलिए इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बना सकते, ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, फॉर लगाकर टाइम दिया गया है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा। तो यहां पर आई है हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हम लगाते हैं हैव, इसलिए लग जाएगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। फॉर और सिंस, यहां पर कंफ्यूजन होता है सिंस और फॉर का यूज लगाकर, क्योंकि जब फिलअप्स आते हैं तो सिंस और फॉर का यूज करना भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। फॉर का यूज हम कब करते हैं, फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे वो टाइम पीरियड कितने का भी हो सकता है, 5 सेकेंड्स का हो गया, 10 सेकेंड्स का हो गया, 15 मिनट्स हो गए, 2 आवर्स हो गए, 2 आवर्स 3 डेज हो गए, 4 years हो गए, 7 डिकेड्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे है फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 years, फॉर लास्ट 2 months, फॉर years, फॉर लास्ट 3 weeks। तो ये देखिए आवर्स, मिनट, जैसे जो भी पीरियड होता है सबसे छोटी इकाई हो गई, जैसे सेकेंड्स हो गया, सेकेंड, मिनट, फिर आवर्स हो जाएगा, फिर डेज हो जाएगा, डेज के बाद फिर वीक्स हो जाएगा, फिर मंथ्स हो जाएगा, फिर ईयर्स हो जाएगा, फिर डिकेड्स तक भी आ जाएगा, फॉर सेंचुरीज भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंस, सिंस का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम से, किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम रहता है जैसे सिंस मंडे, कोई भी डे ऑफ द वीक आ जाएगा, डेज ऑफ द वीक कोई भी आ जाएगा। सिंस द बिगिनिंग, सिंस द मॉर्निंग, सिंस 2008, सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, इस तरह से सिंस 2 PM, सिंस 7 PM आ ही गया ये हमारा। ठीक है, इस तरह से इसके साथ जैसे कैलेंडर के अकॉर्डिंग है हमारा डेज, डेज में कोई भी डे हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, या कोई डेट है 7 मई, 8 जुलाई, ईयर्स हैं, कोई पर्टिकुलर ईयर है 1947, 2005, 2007, कोई मंथ का नेम है, या कोई ओकेजन, ओकेजन है, या क्लॉक है जैसे 7 o'clock, 8 PM। स्टेजेस ऑफ लाइफ है जैसे चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस, पार्ट ऑफ ईच डे जैसे हमारा मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, नाइट एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम, अगर हमें कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है, ये सारा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो हम यूज करते हैं सिंस का। और फॉर का मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। तो सेंटेंस जैसे हम कोई भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, अगर 8 o'clock आ गया या 8 PM आ गया तो हम उसके लिए यूज हो जाएगा सिंस का, और एन आर अगर पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो यूज हो जाएगा फॉर का। तो फ्रेंड्स आज हम प्रेजेंट टेंस ही कंप्लीट किया है हमने, फिर 1 by 1 फ्यूचर और फिर पास्ट को कंप्लीट करेंगे, देन हम इसके प्रैक्टिस की जो सेंटेंसेज हैं वो हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आज की क्लास हमारी यहीं तक ही चलेगी।
टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। और ये क्लास जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, या फिर चाहे ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और 4th 5th क्लास से जब से 10th से स्टार्ट होते हैं उन सब बच्चों के लिए भी है। तो बहुत ज़ीरो से मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे न्यू क्लास में न्यू जोश के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। बाय स्टूडेंट्स।